नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 30 में से 20 प्रश्न जो होगा आपका परीक्षा का पेपर में छप जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो का आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों इंग्लैंड, बी में लिखा हुआ है जर्मनी, सी में लिखा हुआ है इटली और डी में लिखा हुआ है रूस। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है पंजाब, बी में लिखा है दिल्ली, सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा हुआ है केरल। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कम है, तो बिहार की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है, ये भी आपको याद रखना है। अब भारत की किस राज्य की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अधिक है, ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया आपसे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, बी में लिखा है रूस और सी में लिखा है ऑस्ट्रिया और डी में लिखा हुआ है परसा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे देखिए यहाँ पूछा गया है कि संघ सरकार ब्रैकेट में लिखा है राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका और बी में लिखा हुआ है चीन और सी में लिखा हुआ है ब्रिटेन और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का जो हमारा उदाहरण है दोस्तों अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनवीकरणीय, बी में लिखा हुआ है नवीकरणीय, सी में लिखा हुआ है जैव और डी में लिखा है अजैव। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों कोयला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो उसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे पुनः उत्पन्न करने में दोस्तों लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग सकता है, ठीक है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो पुनः उसे उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम सौर ऊर्जा हो गया, तो ये हमारा सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, एक बार खत्म हो जाएगा तो उसे हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काउंट काबूर, बी में लिखा हुआ है बिस्मार्क, सी में लिखा है गैरीबोल्डी और डी में लिखा हुआ है मेजनी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एंथ्रासाइट, बी में लिखा हुआ है पीट और सी में लिखा हुआ है लिग्नाइट और डी में लिखा हुआ है बिटुमिनस। तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का
प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोयला का कितना प्रकार होता है दोस्तों, तो कोयला का 4 प्रकार होता है। और कौन कौन होता है, तो एंथ्रासाइट हो गया दोस्तों, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया और बिटुमिनस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और कोयला दोस्तों भारत के किस राज्य में अधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड में होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तराखंड, बी में लिखा है चंडीगढ़, सी में लिखा है छत्तीसगढ़ और डी में लिखा है केरल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बलुई, बी में लिखा हुआ है रेंगूर और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है साल और डी में लिखा है पर्वतीय। तो आपको बताना है दोस्तों कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगूर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान और बी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश और सी में लिखा है उत्तराखंड और डी में लिखा हुआ है बिहार। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूती वस्त्र, बी में लिखा हुआ है सीमेंट और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है चीनी और डी में लिखा हुआ है जूट क्षेत्र, जूट वस्त्र लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी जूट वस्त्र लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट है दोस्तों ये हमारा कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर है जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गेहूँ, बी में लिखा है चावल, सी में लिखा है सरसों और डी में लिखा हुआ है मटर। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है, तो चावल जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए गेहूँ जो है दोस्तों ये हमारा रबी फसल है और जो सरसों भी दोस्तों हमारा रबी फसल है और ये जो मटर है दोस्तों ये भी हमारा रबी फसल है, ठीक है। और चावल जो है ये हमारा खरीफ फसल है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा है स्वामी विवेकानंद और सी में लिखा है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में लिखा हुआ है पंडित नेहरू। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू कहे थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देखते चलें। पूछा है इसमें कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, सी में लिखा है हरा ग्रह और डी में लिखा है लाल ग्रह। तो दोस्तों आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में लिखा है बारदोली, बी में लिखा है अहमदाबाद और सी में लिखा हुआ है खेड़ा और डी में लिखा है चंपारण। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तब बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो ई होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ से पूछा गया है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2004 में, बी में लिखा है 2005 में और सी में लिखा है 2006 में और डी में लिखा हुआ है 2007 में। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में लिखा हो दोस्तों 50%, बी में लिखा है 25%, और सी में लिखा है 33%, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तब 50% है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1920 ईस्वी भुज, और बी में लिखा है 1930 ईस्वी अहमदाबाद, और सी में लिखा है 1930 ईस्वी दांडी, और यहाँ पे डी में लिखा है 1930 ईस्वी रंपा। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा से दोस्तों शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। देखिए 19 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। पूछा गया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमेरिका, बी में लिखा है रूस, सी में लिखा हुआ है भारत, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। तो टॉल्स्टॉय का है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 21 नंबर। इसमें आपको पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हो 13 अप्रैल 1919, और बी में लिखा हो 14 अप्रैल 1920, और सी में लिखा हो 15 अप्रैल 1919, और डी में लिखा है 16 अप्रैल 1920। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फरवरी 1917 ईस्वी, बी में लिखा है नवंबर 1917 ईस्वी, और देखिए सी में लिखा हुआ है अप्रैल 1917 ईस्वी, और डी में लिखा हुआ है दोस्तों 1905 ईस्वी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको आपको रट जाइए एकदम। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूछा गया कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में भूकंप का आना, बी में लिखा है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा हुआ है द्वीप पर भूकंप का आना, और यहाँ पे डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सुनामी का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये जो हमारा सोशल साइंस का आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों प्रश्न करवा रहे हैं, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम इस 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितना भी प्रश्न हम कवर किए गए हैं आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों इस जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें हम आपको करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस काम को आपको करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रश्न याद नहीं होगा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन दोस्तों अच्छा होते जाएगा डे बाय डे, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न।
संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कि लिखित संविधान, और बी में लिखा है शक्तियों का विभाजन, और सी में लिखा है एकहरी शासन व्यवस्था, और डी में लिखा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में लिखा है ब्रिटेन में, बी में लिखा है भारत में, और सी में लिखा है फ्रांस में, और डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है सुनामी, और सी में लिखा है चक्रवात, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 मार्च 1950, और बी में लिखा हुआ है 15 अक्टूबर 1951, यहाँ पे देखिए सी में लिखा है 15 सितंबर 1950, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों किया गया था। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गन्ना, बी में लिखा है कपास, और सी में लिखा है जूट, और डी में लिखा हुआ है चाय। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ बी में लिखा है कपास दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। सुनामी किस स्थान पर आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र, बी में लिखा हुआ है स्थल, और सी में लिखा हुआ है आसमान, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है सुनामी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है राजस्थान, सी में लिखा है कर्नाटक, और डी में लिखा है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न HW का प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है सुनामी, बी में लिखा हुआ है बाढ़, और सी में लिखा है आतंकवाद, और डी में लिखा हुआ है भूकंप। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, इसका जवाब आप हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय दोस्तों बर्बाद नहीं कीजिए। जय हिंद, जय भारत।